नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पेपर पैडागोजी सेकेंड। पैडागोजी सेकेंड के अंतर्गत जो हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे वो होगा हमारा हिंदी भाषा। दोस्तों, हिंदी भाषा के अंतर्गत हम लोग 2 वीडियो इससे पहले देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, जा करके वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे कि हिंदी भाषा में भाषा का महत्व क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा मातृभाषा। दोस्तों, ये जो मातृभाषा है इससे संबंधित आपको 10 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा कि बच्चों के शैक्षिक विकास में मातृभाषा का क्या महत्व है या बच्चों के शिक्षण कौशल में मातृभाषा का क्या रोल है। ठीक है, इससे संबंधित मातृभाषा से जरूर 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाषा नीति। तो भाषा नीति क्या होती है, स्वतंत्रता के बाद भाषा की नीति क्या रही और स्वतंत्रता पूर्व भाषा नीति क्या रही, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भाषा के विविध रूप। भाषा के, चूंकि भाषा हम लोग तो समझते हैं कि केवल हम जो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये केवल भाषा हुआ, आप समझ रहे हैं ये भाषा हुआ। लेकिन भाषा के विविध रूप हैं, वो कौन कौन से रूप हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे वीडियो में, वो होगा त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र जो है कि बहुत महत्वपूर्ण रोल है ये इसका, त्रिभाषा सूत्र का। जैसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइमरी में त्रिभाषा सूत्र का क्या महत्व है, मिडिल क्लास में त्रिभाषा सूत्र का क्या महत्व है, तो हम लोग इन सारे टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर लंबा होता है तो उससे आप परेशान ना हो, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंतर्गत 1 2 3 4 5 और ये 6 टॉपिक आपको एक ही वीडियो के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि आप भाषा के बारे में पहले से ही जानते हैं कि भाषा क्या होता है। तो भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा, जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिनके द्वारा हमें अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा जा सके, दूसरे के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों में समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भाषा की परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं, 2 लोगों का 2 परिभाषा हम दिए हैं, ये परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। डॉक्टर कमता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या परिभाषा दिए हैं, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार को अस्पष्टता से समझ सकता है। ये क्या होता है, ये भाषा होता है। अब देखेंगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना क्या बोलते हैं, तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे भाषा की प्रकृति के मुख्य तत्व। दोस्तों, ये जो टॉपिक अब आया है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है शिक्षा में, भाषा की प्रकृति या मुख्य तत्व। तो दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है भाषा के प्रमुख प्रकृति और प्रमुख तत्व। तो भाषा मानव की विशेषता है। पहला क्या है कि भाषा की प्रकृति क्या है, तो भाषा मानव की विशेषता है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर, भाषा भाव अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का समूह है। तीसरी जो प्रकृति है वो भाषा और प्रकृति में अटूट संबंध होता है। भाषा और विचार, जो हमारे अंदर विचार होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर जो विचार उत्पन्न होता है वही विचार आप दूसरे के सामने प्रकट करता है। जैसे हमें किसी से बात करना है, ठीक है, हम अंदर से गुस्सा है उस इंसान पर, अगर हम पहले से ही गुस्सा है, जब हम बात करेंगे उस इंसान से तो जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न हुआ था वही हमारे भाषा में निकलेगा। तो यही भाषा और विचार का अटूट संबंध होता है। अब यहाँ पर देखेंगे भाषावाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है। चौथा पॉइंट देखेंगे, भाषा लिपि संकेतों के द्वारा लिखित रूप धारण करती है। ठीक है, भाषा जो भी हम लोग बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हम जो बोल रहे हैं, आप लोग चाहें तो इसको लिपि में लिख सकते हैं। ठीक है, लिपि संकेत में आप लिख सकते हैं हमारे जो हम भाषा बोल रहे हैं। अब देखिए, भाषा अर्जित संपत्ति, सी-टेट का भी ये क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं कि भाषा एक कैसी संपत्ति है, तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा को हम अर्जित करते हैं दूसरे, ठीक है,
अब नेक्स्ट देखेंगे भाषा कौशल के प्रकार। ठीक है, भाषा कौशल के प्रकार कितने होते हैं? तो मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए वो बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर उसके विचारों को ग्रहण करता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो भाषा कौशल के प्रकार, भाषा कौशल ये भी बहुत मुख्य टॉपिक है। ये सब सारे जो भी टॉपिक हैं दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब देखिए भाषा कौशल के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसमें देखा जाए तो भाषा कौशल के जो प्रकार हैं, तो पहला आपका है श्रवण कौशल, दूसरा है वाचन कौशल, तीसरा है पठन कौशल और चौथा है लेखन कौशल। तो जो हम भाषा बोलते हैं, जैसे क्या करते हैं, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल क्या कहलाता है? श्रवण कौशल कहलाता है। वाचन कौशल का क्या कहलाता है? तो बोलने का कौशल, जो हम बोल करके दूसरे के सामने अपना प्रस्तुत करते हैं, ये क्या कहलाता है? ये वाचन कौशल कहलाता है। और पठन कौशल क्या कहलाता है? तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल पठन कौशल कहलाता है। और लेखन कौशल क्या कहता है? तो लिखने का कौशल, यानी लिख करके जो हम दूसरे के सामने अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं, वो लेखन कौशल कहलाता है। तो भाषा कौशल के प्रकार आप लोग देख लिए। श्रवण, सुबोपली, ठीक है, इसका नाम है सुबोपली, सुनना, सुबोपली। ठीक है, इससे रुक जाइए, यहाँ पर देख लीजिए आप थोड़ा सा इसको। जैसे भाषा कौशल को हम लोग कहते हैं सुबोपली, सुबोपली। ठीक है, ये क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी भाषा कौशल के प्रकार कौन है? सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये सब क्या है? भाषा कौशल के प्रकार हो गए। अब देखिए मातृभाषा। दोस्तों आपको मातृभाषा से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम ज़्यादा विस्तृत इसलिए अब लेकर के नहीं चल रहे हैं कि आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा है और एग्जाम बिल्कुल आपके पास में है। तो दोस्तों जैसे मातृभाषा अगर आप समझ जाते हैं कि मातृभाषा कहते किसे हैं, तो आप लोग समझते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब गर्भ में ही रहते हैं, माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है, तो वहीं से वो माता के द्वारा जो भी बोली जाती है, मम्मी के द्वारा, माता के द्वारा जो कुछ भी आवाज निकाला जाता है, वो बच्चा गर्भ में ही सुनने लगता है और समझता है। तो ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि आप इंग्लिश भाषा जो है वो अब सुन रहे हैं, मान लीजिए कि इंग्लैंड गए, वहाँ से इंग्लिश भाषा आप सीखना शुरू किए, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है गर्भ से ही अपना जो भाषा सीख रहा है, तो वो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो बच्चा जब से गर्भ में होता है तब से ही वह सब माता के आवाज़ द्वारा समझ सकने की क्षमता रखता है। उसकी मातृभाषा के द्वारा ही शुरू से वार्तालाप करता है। वह जो भी बोलना सीखता है केवल अपनी मातृभाषा में ही। मातृभाषा हर बालकों के लिए शुरुआती चरण है। ठीक है, चरण है उसके विकास में, चाहे वो सामाजिक विकास हो या न हो। ठीक है, नैतिक विकास। तो मातृभाषा हो जाता है कि बच्चों के किसी भी क्षेत्र में, अगर आप ये कह सकते हैं कि बच्चों के किसी भी क्षेत्र में मातृभाषा का महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो माता के द्वारा लोरी सुना करके सोता है, लोरी सुना करके खाता है, लोरी सुनकर जागता है। तो माता के आवाज़ से, मातृ के भाषा से वो भली भांति परिचित होता है। वही वो जो भाषा होता है वो उसके दिलो दिमाग में बैठा रहता है। तो बच्चा अगर स्कूल भी जाता है, ठीक है, देता है, जैसे सीटेट का एक क्वेश्चन आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि अगर बच्चा स्कूल जाता है और वो अपने मातृभाषा का प्रयोग करता है, तो क्या हम करेंगे? बच्चे को डांटेंगे, प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे, या बच्चे को क्लास से अलग कर देंगे, या उसके मातृभाषा का सम्मान करते हुए उसके मातृभाषा में ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे? तो इसमें यह है कि आप उसके मातृभाषा का सम्मान करेंगे और उसके मातृभाषा को रिलेटेड, यानी जो आपका सब्जेक्ट हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसके मातृभाषा का सम्मान करते हुए, उसके मातृभाषा को ध्यान में रखते हुए हिंदी का पाठ आप पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मातृभाषा से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए भाषा नीति। भाषा नीति भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे भाषा नीति को आप समझने से पहले ये बात समझ लीजिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके पहले कौन सी भाषा का प्रयोग की जाती थी, और भारत स्वतंत्र हो गया तब कौन सी भाषा का प्रयोग की जाती है, कौन भाषा नीति का प्रयोग की जाती है। अगर किसी भी देश का
अगर हम यहाँ देखें तो कोई भी देश है तो उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। अगर भाषा नहीं रहेगी तो वहाँ की नीति निर्धारण, ऑफिस, कार्यालय, देश, राज्य जितने भी हैं सब भाषा से ही सम्मिलित है। अगर भाषा ही नहीं रहेगी तो वहाँ के लिए दिक्कत होगी। तो भाषा की नीति होनी चाहिए, भाषा एक तरीके से प्रमाणिक होनी चाहिए कि कौन सी भाषा हमारे देश में बोली जाएगी। तो उसी से संबंधित ये है भाषा नीति। भाषा नीति एक ऐसी नीति है जिसमें सभी भागों का एक समान नज़रिया से देखा जाता है। अगर किसी देश में भाषा नीति लागू हो जाती है तो ऐसे में उस देश में मौजूदा सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है और तो और उस देश के किसी भी राज्य में किसी दूसरे राज्य में भाषाओं का भी आदर किया जाता है। अगर किसी देश में भाषा के आधार पर लोगों के भेदभाव किया जाता है या भाषा के आधार पर लोगों में दंगे या मारपीट होती हो तो ऐसे में उस देश की भाषा नीति खराब हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में हिंदी बहुभाषी अगर देखा जाए तो हिंदी बहुत ज़्यादा राज्यों में बोली जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश और हिंदी वाले आपस में मारपीट कर लें। नहीं, ये जो भारत देश है, भारत में हम लोग क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी में ही ऑफिस का काम, कार्यालय का, राज्य का काम सब हिंदी में ही होता है। अब देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भाषा नीति, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय की जो भाषा नीति थी वो क्या थी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहानी के तौर पर कहानी ये समझिए कि आप कहानी सुन रहे हैं, अगर ये कहानी आप देख लेते हैं तो आपको स्वतंत्रता से पूर्व भाषा नीति हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे। स्वतंत्रता के पूर्व भाषा नीति पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा की नीति क्या रही। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि भाषा नीति। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारी भाषा नीति स्पष्ट थी, बोलियां अनेक थी किंतु भाषा एक सरकारी कामकाज के माध्यम से के रूप में संस्कृत स्वीकृति थी। क्या थी? संस्कृत। स्वतंत्रता से पूर्व जो हम लोगों की भाषा थी वो सरकारी कामकाज के लिए संस्कृत जो भाषा थी वो स्वीकृति थी। संस्कृत विद्वानों, शिक्षकों व जनता के उच्च वर्ग की भाषा अर्थात देववाणी थी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आगे देखिए, महर्षि पाणिनि का आप नाम सुने हैं आप लोग? महर्षि पाणिनि, शंकर जी 14 बार डमरू बजाए थे और उसी 14 बार डमरू जो बजाए थे 14 आवाज को महर्षि पाणिनि ने महर्षि पाणिनि के सूत्र के नाम से जाना गया। ठीक है, इसीलिए पाणिनि और पतंजलि जैसे भाषा वैज्ञानिक के हाथों में आकर यह इतनी परिमार्जित हो गई थी कि उच्चतम एवं सूक्ष्म के सूक्ष्म विचारों की अभिव्यक्ति करने में यह सर्वथा संपन्न थी। कामकाज की भाषा होने के कारण यह अत्यंत सम्मानित मानी जाती थी। इसका देववाणी नाम इस सम्मान का सूचक है। ब्रिटिश शासन काल में राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी। ठीक है, ब्रिटिश काल जब आए, अंग्रेज आए, तो उस समय की जो राजकाज की जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले जो हम लोगों की भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत को क्यों माना गया, अच्छा क्यों माना गया, देववाणी क्यों कहा गया? तो महर्षि पाणिनि और पतंजलि के द्वारा ये भाषा को देववाणी के रूप में परिमार्जित किया गया। ठीक है, अब देखिए, जो ब्रिटिश शासन काल में राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी, इधर अंग्रेजी का सौभाग्य से मैकाले की शिक्षा नीति स्वीकृति हो गई। ठीक है, अब देखिए, ब्रिटिश शासन काल में मैकाले के प्रयास, ब्रिटिश शासन काल में जो मैकाले थे, मैकाले के प्रयासों के पश्चात हमारी भाषा नीति स्पष्ट थी। विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी था। उस समय हम शिक्षालयों में अंग्रेजी की वर्तनी रटवाने में ही छात्रों का समय नष्ट कर देते थे। जैसे मान लीजिए जब ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश शासन चल रहा था, उस समय वो लोग अंग्रेजी भाषा को कॉलेज में या चारों तरफ वो लोग अंग्रेजी का ही प्रयोग करवाना चाहता था। लेकिन जो भारत देश था उसमें बच्चों को केवल अंग्रेजी रटवाने पर ही, वर्तनी रटवाने पर ही ज़्यादा समय नष्ट हो जाता था। फिर भी इतना करने के बावजूद भी भारत की जो संख्या थी, भारत के जो लोग थे, वो 2% से अधिक भारतीय अंग्रेजी न सीख सके। परंतु शिक्षा का आदर्श अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना अवश्य रहा। जैसे ब्रिटिश शासन काल में क्या हुआ कि ये लोग जब आ गए तो अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ गया और अंग्रेजी में ही राजकाज सब शुरू हो गया और इन्होंने विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज सब अंग्रेजी से ही संबंधित चालू कर दिए। लेकिन क्या होता है कि जो भारत के लोग थे उन लोगों में ये 2% से आगे नहीं सिखा सके। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजी कॉलेज खुल गए तो वहाँ
जैसे मान लीजिए कि भारत देश में ये थोड़ा था कि केवल अंग्रेजी कोई सीख ही नहीं सकता है, यहाँ के लोग भी अच्छे अच्छे विद्वान हुए और उन विद्वानों के आगे ब्रिटिश शासन ने लोहा अपना नतमस्तक हुए, ठीक है, घुटने टेके हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ विद्वानों अंग्रेजी के इतने उच्च कोटि के जानकार हुए कि उनका लोहा अंग्रेज भी मानने लगे। जैसे विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं पर अंग्रेज भी मुक्त हो गए और श्रीमती सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दे डाली, ठीक है। ये सब ब्रिटिश शासन काल में अपना ये हुआ था। अब देखिए स्वतंत्र भारत की भाषा नीति, अब जब भारत स्वतंत्र हो गया उस समय भारत की भाषा नीति क्या थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत की सरकारी शिक्षा नीति और शिक्षा की दिशा का अर्थ स्पष्ट चित्र उस समय राजा जी के मस्तिष्क में था। बाद में वे अपने नीचे से भीग गए और भाषा नीति को उन्होंने स्पष्ट बना डाला, ठीक है। अब देखिए आचार्य विनोबा भावे, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, आचार्य विनोबा भावे ने तो यह तक कह डाला था कि मैं दुनिया की सब भाषाओं का इज्जत करता हूँ। आचार्य विनोबा भावे ने बोला था कि मैं दुनिया के सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं सहन नहीं कर सकता। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि मैं सारे भाषा की इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे देश में, मेरे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा की अगर कोई इज्जत नहीं करता ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी क्रम में महात्मा गांधी जी ने भी अपना हिंदी भाषा को सम्मान दिया, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी भाषा नीति के संबंध में बड़े सुलझे हुए विचार स्वतंत्रता से पूर्व ही जनता के सामने रख दिए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, समूचे हिंदुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय भाषाओं में से एक ऐसी भाषा की जरूरत है जिसे आज ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जानते और समझते हो, बाकी लोग जिसे जल्दी सीख सके। यानी जो महात्मा गांधी थे वो जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले ही भारत के सामने, भारत के लोगों के सामने अपना विचार रख दिया था कि भारत में एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कि सबको समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बोलते हों और सुनते हों। यहाँ देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी ऐसी भाषा है, तो उत्तर के हिंदू और मुसलमान दोनों इस भाषा को बोलते हैं। गांधी जी ने बोले कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हिंदी इस जो भी अपना ये है कि ज़्यादा लोग जानते हैं, ज़्यादा बोलते हैं और एक आसान भाषा है, तो हिंदी को इन्होंने अपना भाषा बनाया। अब देखिए त्रिभाषा सूत्र क्या है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये त्रिभाषा सूत्र, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आया हुआ है त्रिभाषा सूत्र। यहाँ हम लोग देखेंगे त्रिभाषा सूत्र। तो दोस्तों त्रिभाषा से सीधे कन्फर्म हो रहा है कि कोई 1, 2 और 3 भाषा को लिया गया है, और 3 भाषा का ये सूत्र क्या है, इसका गणित क्या है, इसी के बारे में इसमें हम लोगों को देखना है। तो आइए देखते हैं कि सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने देश की आवश्यकताओं और संविधान की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखकर भारत में भाषा की समस्या पर विचार किया और त्रिभाषा सूत्र तैयार किया। इस सूत्र के अनुसार भारत के विद्यालयों में 3 भाषाओं में अध्ययन का प्रावधान किया गया, जो इस प्रकार है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहली जो भाषा होगी, सबसे जो पहली भाषा होगी वो मातृभाषा प्रादेशिक भाषा होगी, ठीक है। बच्चों के मातृभाषा, यानी जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चा पढ़ रहा है, बिहार में जो बच्चा पढ़ रहा है, या ये बिहार का बच्चा है, तो ये बिहार के बच्चों की मातृभाषा कुछ अलग होगी, उत्तर प्रदेश के बच्चों की अलग होगी, दक्षिणी भारत के बच्चों की मातृभाषा कुछ अलग होगी। लेकिन सबसे पहला जो भाषा होगा वो मातृभाषा होगा प्रादेशिक भाषा के अनुसार, ठीक है। दूसरा जो भाषा होगा वो राष्ट्रभाषा हिंदी होगा, ठीक है। दूसरी जो भाषा होगी वो क्या होगी, राष्ट्रभाषा हिंदी। और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, जैसे मान लीजिए कि जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, दक्षिणी भारत या जिस राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ कोई आधुनिक दक्षिणी भारतीय भाषा को लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ हिंदी। तो पहली जो भाषा हो गई मातृभाषा हो गई, दूसरी हिंदी हो गई, हिंदी जहाँ नहीं बोली जाती है वहाँ आधुनिक दक्षिणी भारतीय कोई भाषा लिया जा सकता है, और तीसरी जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी।
या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा होगी। ये तीनों भाषाओं को त्रिभाषा सूत्र के नाम से दिया गया है। अब ये आपको देखना है कि प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को शिक्षा देना है तो त्रिभाषा का क्या महत्व है। तो अगर मान लीजिए कि प्राइमरी में बच्चा है तो सबसे पहले मातृभाषा को उसको सम्मान दिया जाता है, मातृभाषा में वो सीख सकता है, उसके बाद हिंदी भाषा को सीख सकता है, उसके बाद अंग्रेजी भाषा को भी बच्चा सीख सकता है, जिससे कि मान लीजिए कि बच्चा बड़ा होता है तो उसको अंग्रेजी अगर नहीं जानता है तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की अंग्रेजी के बगैर काम नहीं हो पाता है, ठीक है, हिंदी के बगैर भी काम नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से है कि मान लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा का महत्व, मिडिल स्तर पर और उच्च स्तर पर त्रिभाषा का महत्व क्या है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग हिंदी भाषा के विविध रूप, ठीक है, हिंदी भाषा के विविध रूप। तो हिंदी भाषा के विविध रूप के बारे में अगर देखें हम लोग तो हिंदी भाषा के विविध रूप निम्न है। बोलचाल की भाषा, सबसे पहला क्या है, बोलचाल की भाषा, दूसरा है मानक भाषा, तीसरा है संपर्क भाषा, चौथा है राजभाषा और पांचवा आपका है राष्ट्रभाषा। दोस्तों, राजभाषा और राष्ट्रभाषा लोग एक ही इस भाषा को समझ जाते हैं, लेकिन क्या अंतर है इस वीडियो के माध्यम से आप लास्ट तक बने रहें। लेकिन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर चैनल पर आप नए हैं और बीएड आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो पेपर नंबर 2 है आईसीटी आपका है करके, आईसीटी शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी, इससे संबंधित हम लोग 23 वीडियो के अंतर्गत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। आप पहला पेपर, दूसरा पेपर, सारे पेपर के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से जा करके देख सकते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा के विविध रूप, ठीक है। पहला देखेंगे बोलचाल की भाषा। इसको तो आप देख करके ही समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग जो बातचीत गांव में बातचीत करते हैं वो बोलचाल की वो भाषा है। तो बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली को समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हर एक राज्य देखा जाए तो वहाँ की बोली कुछ अलग अलग होती है, तो वही है कि बोली को समझना जरूरी है। उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता है। विश्व में जब किसी जन समूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली भाषा कहीं जाने लगती है, अन्यथा यह बोली ही रहती है। स्पष्ट है कि भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र उसके बोलने वाले की संख्या और उसका महत्व कम करता होता है। एक भाषा की कई बोलियां होती है क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है वो मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है, तो मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। इस भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएं हैं, ठीक है। ये सब सारे क्या हो गए, ये मानक भाषा हो गए। अब तीसरा हो जाता है संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा क्या होता है, अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति, राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों ही हो सकती है। आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती गई है। संपर्क भाषा के रूप में जब भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रीय भाषा तथा राजभाषा के पद पर आसीन किया जाता है तब उस भाषा में कुछ अपेक्षाएं भी रखी जाती है। जैसे संपर्क का मतलब ये हो गया कि अगर भारत में आपको संपर्क स्थापित करना है, कहीं दूसरे जैसे ऑफिस जा रहे हैं, कार्यालय जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी से संपर्क स्थापित करना है तो वहाँ हिंदी अगर भाषा है तो उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, उससे बातचीत रख सकते हैं। और फ्रेंच, इंग्लैंड में देखा जाए, विदेशों में देखा जाए तो वहाँ अंग्रेजी भाषा ही है जो संपर्क स्थापित कराती है। अब देखिए राजभाषा, ठीक है। तो राजभाषा क्या कहलाता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसलिए कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों अलग अलग है। जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है, ठीक है, जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं करते और दोनों को समांतर मानते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की
संपर्क भाषा होती है, जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा है। ठीक है, यहीं पर आप लोग समझ लीजिए कि राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है, जबकि राजभाषा, जो राजभाषा है, केवल सरकार के कामकाज की भाषा है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। ठीक है, संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। अब देखिए राष्ट्रभाषा को हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। तो देश के विभिन्न भाषाओं में पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होता है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है, जैसे अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैंड तथा कनाडा इत्यादि कई देशों की राष्ट्रभाषा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड से टॉपिक के अलावा जितने सारी जानकारियां हैं, एडमिट कार्ड, फॉर्म, परीक्षा फॉर्म, रिजल्ट आदि सारी जानकारियां आपको समय से मिलती रहेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा हिंदी का, वो होगा आपका हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। हिंदी का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर, ये दो टॉपिक हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।